मेलोडी इटली की 800 कंपनियां भारत में और क्या करेगी? इटली से स्पेशल पार्टनरशिप। मोदी ने मेलोडी को 43 साल पुरानी टॉफी ही गिफ्ट में क्यों दी? पाठशाला में मेलोडी अनसुनी इनसाइड स्टोरी क्या है, ये आज आपको दिखाने वाला। पीएम मोदी को लेकर राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा कि मंच पर तूफान मच गया और बीजेपी ने राहुल का कच्चा चिट्ठा निकाल दिया है। चोर सरेंडर के बाद राहुल ने मोदी के लिए नई गाली खोज ली है। पीएम मोदी पर फिर पर्सनल अटैक किया। बंगाल में शुभेंदु ने प्रॉपर्टी लिस्ट निकाली तो देश की आंखें फटी की फटी रह गई। ममता भाइपो के पास ऐसा क्या है इस लिस्ट में, आज आपको बताने वाला। क्या अभिषेक बनर्जी का अवैध विलास सच में गिरवा देंगे शुभेंदु? 7 दिन में जवाब मिले नहीं तो विलाप खंडर बन जाएगा। ममता के सबसे खास अधिकारी की सिल्वर लंका सच में सिंडिकेट ऐसा चलता था कि अरबों में कमाता था। भारत की नई ड्रोन टेक्नोलॉजी ऊपर से ऊपर कैसे होगा काम तमाम, पाठशाला में स्पेशल चैप्टर आज आपको दिखाने वाला। कितने फाइटर गिरे ये पूछने की नौबत खत्म हो गई। 12 किलो के हथियार से घर में रहकर अब दुश्मन को मारने की तैयारी पूरी हो गई। ये सब आज आपको बताने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले दिन भर का रिवीजन। तुषार शर्मा मौत मामले में एम्स भोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद केस ने नया मोड़ ले लिया है। रिपोर्ट में मौत की वजह फांसी बताई गई है, जिसके बाद परिजनों ने पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की। हालांकि कोर्ट ने परिवार की मांग को खारिज कर दिया है। दरअसल परिवार का कहना था कि मामले की निष्पक्ष जांच और मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए तुषार का दूसरा पोस्टमार्टम जरूरी है। देश भर में आज मेडिकल स्टोर्स की हड़ताल रही। फार्मासिस्ट, केमिस्ट और दवा डिस्ट्रीब्यूटर्स ने संगठन ने ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने यह हड़ताल बुलाई थी और इस दौरान देश भर के 15 लाख से ज्यादा दवा विक्रेताओं ने अपने मेडिकल स्टोर्स बंद रखे। दरअसल संगठन की मांग है कि ऑनलाइन हो रही दवाइयों की बिक्री पर रोक लगाई जाए और दवाइयों को रेगुलेट किया जाए। बीपीएससी ट्रेप 4 की वैकेंसी जारी करने की मांग को लेकर आज फिर पटना में कैंडिडेट्स ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रोटेस्ट के दौरान अभ्यर्थियों और पुलिस की बीच हिंसक झड़प भी देखने को मिली, जिसके बाद पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में ले लिया। दरअसल भर्ती प्रक्रिया में देरी, नियमों को लेकर भ्रम और विज्ञापन जारी न होने की वजह से अभ्यर्थियों ने लगातार नाराजगी जाहिर की थी। उसके बाद यह प्रोटेस्ट किया था। राजस्थान के जालोर में भूमि आवंटन को निरस्त करवाने की मांग को लेकर 5 दिन से जारी धरना आज उग्र हो गया। जहां आवंटित भूमि पर पहुंचे धरनार्थियों और वहां काम कर रहे मजदूरों के बीच टकराव की स्थिति बन गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि मजदूरों ने ट्रैक्टर और बुलडोजर उनकी तरफ दौड़ाकर कुचलने की कोशिश की। वहीं इस दौरान पथराव की घटना भी सामने आई। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने वक्त रहते स्थिति पर काबू कर लिया है। उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा के दौरान बड़ा हादसा होने से टल गया। जहां सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच मुनकटिया इलाके के पास भारी बारिश के चलते अचानक लैंडस्लाइड हुआ, जिसके बाद रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया और हजारों यात्री रास्ते में फंस गए। जिसकी सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और बड़े स्तर पर रेस्क्यू अभियान को चलाकर करीब 10,000 श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दिन भर में कैसे आज आपने गर्मी झेली है और देश ने कैसे आज गर्मी देखी है। गर्मी का प्रचंड रूप एक बार फिर से देखने को मिला है। भारत का एक बड़ा हिस्सा लू की चपेट में है। मौसम विभाग ने 10 से ज्यादा राज्यों में गर्मी का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। साथ ही आईएमडी की तरफ से कुछ राज्यों में लू की चेतावनी भी जारी की गई है, जिसमें दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई राज्य शामिल हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स का एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट मियांवाली के पास दुर्घटना का शिकार हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फाइटर जेट नियमित उड़ान भर रहा था, जहां हवा में ही इसके इंजन में खराबी आ गई और यह क्रैश हो गया। हालांकि जेट के क्रैश करने से पहले ही दोनों पायलट सुरक्षित रूप से बाहर निकल गए थे, जिससे उनकी जान बच गई। लेकिन अब तक पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से इस हादसे पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला में पहली क्लास, जिसमें आपको बताऊंगा मोदी मेलोडी 800 इटली की कंपनियां क्या सच में भारत आ रही है और इटली से स्पेशल पार्टनरशिप की रिपोर्ट क्या है। मोदी ने मेलोडी को 43 साल पुरानी टॉफी ही गिफ्ट में क्यों दी है। पाठशाला में मेलोडी की अनसुनी इनसाइड स्टोरी आज आपको दिखाने वाला हूं। पीएम मोदी को लेकर राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा कि मच गया तूफान। बीजेपी ने राहुल का कच्चा चिट्ठा कैसे निकाल दिया और चोर सरेंडर के बाद राहुल ने मोदी के लिए नई गाली खोज ली है। पीएम मोदी पर फिर से पर्सनल अटैक कैसे कर रहे हैं, यह आज आपको बताने वाला। पीएम मोदी की विदेश यात्रा का आज 6ठा दिन है और इटली में दूसरा दिन। पीएम मोदी कल शाम इटली पहुंच गए थे, जहां इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने उनका जोरदार स्वागत किया। पीएम मोदी ऊर्जा संकट की चुनौती और अमेरिका के टैरिफ टेरर का तोड़ निकालने के लिए यह विदेश यात्रा कर रहे हैं। कल पाठशाला में मैंने आपको बताया था कि कैसे मोदी ने 72 घंटे में 9 बिग डील्स की हैं और आज इटली के साथ
कौन सी डील उन्होंने की है इसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। लेकिन इस डील से भी ज्यादा चर्चा आज इटली में भारत के एक मशहूर टॉफी की हो रही है। वैसे तो ये मशहूर टॉफी भारत में 1983 से ही बिक रही है, लेकिन आज ये टॉफी ग्लोबल डिस्कशन का हॉट टॉपिक बन गई। पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी को 43 साल पुरानी टॉफी के ब्रांड की एक टॉफी गिफ्ट की है। मेलोडी का ये एक पैकेट जो गिफ्ट है, जिसके बाद मेलोडी टॉफी की पूरी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। लोग कह रहे हैं कि भाई ₹1 की मेलोडी चॉकलेट में ऐसा क्या है कि पीएम ने उसे इटली की पीएम मेलोनी को गिफ्ट के लायक समझा। यह बात बहुत कम लोगों को समझ में आई कि पीएम ने मेलोडी टॉफी को ही गिफ्ट के तौर पर क्यों उन्हें दिया। आज इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा कि आखिर यही टॉफी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों चुनी। क्यों, यह वो बात है जो शायद कांग्रेस वालों को भी नहीं पता है। कांग्रेस भी पीएम मोदी के इस गिफ्ट पर सवाल उठा रही है। राहुल गांधी तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कि पीएम मोदी ने मेलोडी टॉफी गिफ्ट करके भारत का बहुत बड़ा अपमान कर दिया। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि ₹1 की टॉफी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4000 करोड़ का प्लेन लेकर इटली पहुंच गए। यह पैसे की बर्बादी है, लेकिन यह पैसे की बर्बादी है या डिप्लोमेटिक बॉन्डिंग की कोशिश है, यह भी आज आपको बताने वाला। इटली की पीएम मेलोनी प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त कहती हैं और इस दोस्ती को दोनों देशों के प्रधानमंत्री कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, आज इसका सबूत भी ज्वाइंट प्रेस मीट में मिल गया। जिस इटली के साथ भारत के सामान्य संबंध हुआ करते थे, वो इटली अब भारत का स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया है। यह है ₹1 की टॉफी की ताकत, जिसके बाद आज आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि ₹1 की टॉफी ने क्या कमाल किया है। आज आपको यह भी बताऊंगा कि इटली की पीएम मेलोनी ने कब कब भारत को आउट ऑफ द वे जाकर सपोर्ट किया और कैसे चीन के BRI प्रोजेक्ट से इटली ने खुद को अलग कर लिया है। ईरान मुद्दे पर पाकिस्तान को कैसे झन्नाटेदार झाड़ लगाई, और जब पहलगाम अटैक के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, तब इटली ने भारत के समर्थन में क्या कहा था। सभी बातें आज होंगी, आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन पहले पीएम मोदी की इटली यात्रा का यह ट्रेलर देख लीजिए। खुद के प्रधानमंत्री कहता है सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, और फिर हजारों करोड़ रुपए के जहाज में विदेश चला जाता है। आप लोग चुप रहते हो। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं। भारत और इटली के बीच आज वो डील हो गई जो अब तक भारत की कोई सरकार कर ही नहीं पाई। खुद सोनिया गांधी की कांग्रेस की सरकार भी इटली को भारत के इतने करीब कभी नहीं ला पाई जितना कि अब है। भारत और इटली के बीच एक दूसरे पर भरोसा बढ़ रहा है, इसलिए भारत और इटली के बीच स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है। यह दोनों देशों के लिए बहुत बड़ी बात है और इस डील के होने की सबसे बड़ी वजह है पीएम मोदी की पर्सनल डिप्लोमेसी। पीएम मोदी करीब करीब हर मित्र देश के साथ, राष्ट्राध्यक्ष के साथ दोस्ताना व्यवहार करते रहे। मतलब प्रोटोकॉल से हटकर गले लगना, माय फ्रेंड कहकर उन्हें बुलाना, ये छोटी छोटी बातें इतनी असरदार हैं कि दुनिया भर के नेताओं को पीएम मोदी ने बता दिया। आज भी जब देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में थे, तब उन्होंने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ पर्सनल डिप्लोमेसी का एक ऐसा व्यवहार किया कि खुद मेलोनी खुशी से झूम उठी और खुशी से उनके चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे आई, ये आप तस्वीरों में देखिए। ये वीडियो आज पूरे दिन सुपर वायरल है। हर जगह कोई देश का ऐसा बच्चा और बड़ा नहीं है जिसने इस वीडियो को देखा नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसा है जो शायद आज तक किसी देश के पीएम या राष्ट्रपति ने नहीं किया हो। पूरी दुनिया जानती है कि जॉर्जिया मेलोनी पीएम मोदी का बहुत अच्छा दोस्त हैं वो और सम्मान करती है। इसलिए आज जब पीएम मोदी मेलोनी से मिले, तब उन्होंने मेलोनी को भारत में 1983 से बनने वाली वो मेलोडी चॉकलेट का पैकेट गिफ्ट किया जिसकी डिमांड बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं। मेलोडी चॉकलेट शायद आपने और हमने भी अपने बचपन में खाई होगी, आपको याद होगा। और जब भारत की 43 साल पुरानी मेलोडी चॉकलेट मेलोनी के हाथ में आई, तब वो खुशी से झूम उठी। उन्होंने स्पेशल मीडिया के जरिए, यानी कि सोशल मीडिया जिस पे वो अपनी बात रखती हैं, उस पर उन्होंने मिठास वाली इस गिफ्ट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थैंक यू कहा, और उन्होंने अपनी एक तस्वीर के साथ उसे पोस्ट किया। कहते हैं कि देने वाले की नियत देखनी चाहिए, कीमत नहीं देखनी चाहिए। वैसे तो मेलोडी चॉकलेट की कीमत सिर्फ ₹1 की है। जो पैकेट पीएम मोदी ने मेलोनी को दिया, उसकी कीमत शायद ₹50 हो। अब आप देखिए कि पीएम मोदी ने मेलोनी को महज ₹50 का गिफ्ट दिया, लेकिन मेलोनी के लिए यह गिफ्ट कितना अनमोल था। ऐसा क्यों, वो आगे आपको बताऊंगा।
लेकिन पहले सुनिए कि पीएम मोदी से गिफ्ट मिलने के बाद मेलोनी ने खुद वीडियो बनाया और उसमें उन्होंने क्या कहा। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Mel. Prime Minister. इटली के प्रधानमंत्री को 1 रुपए की भारतीय चॉकलेट पाकर जितनी खुशी हुई, हमारे यहां कांग्रेस को वो वीडियो देखकर उतना ही शौक लग गया। राहुल और खड़गे ने क्या कहा है ये आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। लोग पूछने लगे कि पीएम मोदी ने मेलोनी को इतनी सस्ती चॉकलेट क्यों दे दी। लोग कह रहे हैं कि अगर पीएम मोदी को चॉकलेट ही गिफ्ट करनी थी तो दुनिया की कोई सबसे फेमस और सबसे महंगी चॉकलेट देनी चाहिए थी, क्योंकि गिफ्ट देने वाले और गिफ्ट लेने वाले दोनों ही अपने देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट देने के पीछे पीएम मोदी की सोच आखिर क्या थी। दरअसल पीएम मोदी ने मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट इसलिए दी क्योंकि 2023 में मेलोनी ने ही पीएम मोदी के साथ अपनी बॉन्डिंग को टीम मेलोडी बता दिया था और उन्होंने उस वक्त सोशल मीडिया पर यह शब्द लिखा भी था। उसके बाद 2024 और 2025 में मेलोनी ने मेलोडी शब्द का इस्तेमाल फिर से किया। लेकिन पहली बार जिस वक्त मेलोनी ने मेलोडी शब्द का इस्तेमाल किया तब शायद उन्हें भी नहीं पता था कि भारत में मेलोडी नाम की कोई चॉकलेट भी मिलती है। उन्होंने तो अपनी और पीएम मोदी की बॉन्डिंग दिखाने के लिए शब्द का इस्तेमाल किया था। मोदी के DI और मेलोनी के MELO शब्द को मिलाकर उन्होंने मेलोडी बनाया था और इस तरह से दोनों नामों से जो शब्द बना मेलोडी, यानी कि MELO मेलो और मोदी का DI, तो ये मेलोडी ये हो गया और तभी ये मेलोडी शब्द ट्रेंड में आ गया और मेलोनी इस शब्द का लगातार इस्तेमाल भी करती आ रही है। आप देखिए कि 1 दिसंबर 2023 को मेलोनी ने पहली बार मेलोडी शब्द का इस्तेमाल किया। मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी ली और उसे टीम मेलोडी कहकर पोस्ट भी किया। इसके बाद मेलोडी शब्द ट्रेंड में आ गया। मेलोनी ने यह सेल्फी COP28 की बैठक में ली थी। उसके बाद 25 जून 2024 को मेलोनी ने फिर एक बार पीएम मोदी के साथ एक सेल्फी वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो के कैप्शन में भी उन्होंने मेलोडी शब्द का फिर से इस्तेमाल किया। इसके बाद 24 नवंबर 2025 को देखिए कि मेलोनी ने पिछले साल भारत में हुए G20 की एक तस्वीर को पोस्ट किया जिसमें वो पीएम के साथ नजर आ रही थी और इस तस्वीर के साथ भी मेलोनी ने मेलोडी शब्द का इस्तेमाल किया, मेलोडी शब्द को लिखा। और इसलिए जब आज पीएम मोदी जॉर्जिया मेलोनी से मिले तब उन्होंने मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट दी ताकि उनके साथ पीएम और मोदी की जो बॉन्डिंग है और मेलोनी पीएम मोदी की जो बॉन्डिंग है वो मजबूत हो और इससे दोनों देशों का भरोसा एक दूसरे पर और ज्यादा बढ़े। मेलोडी चॉकलेट खाकर तो इटली की पीएम मेलोनी खुश हो गई, लेकिन यहां हमारे देश में कांग्रेस के जो नेता हैं वो शौक रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा कि मोदी जी चाहते हैं कि जनता उनके भाषणों की मेलोडी का आनंद ले, जबकि उनकी सरकार की लूट से होने वाली तकलीफ को झेल रही है जनता। पीएम मोदी के इस दौरे पर राहुल गांधी की भी नजर टिकी हुई थी। वो एक रैली में थे, लेकिन वहां भी उन्हें इटली में क्या हो रहा है उसकी पल पल की जानकारी उन्हें मिल रही थी, क्योंकि इटली राहुल गांधी का ननिहाल है। इसलिए राहुल गांधी को जैसे ही पता चला कि पीएम मोदी ने इटली की पीएम को 1 रुपए वाली चॉकलेट गिफ्ट की है, उसके बाद उन्होंने तुरंत रिएक्ट कर दिया भाई और पीएम मोदी पर रीलबाजी करने और नौटंकी करने का आरोप लगा दिया। राहुल ने क्या लिखा है? राहुल ने लिखा कि आर्थिक तूफान सिर पर है और हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे। किसान, युवा, महिलाएं, मजदूर और छोटे व्यापारी सब रो रहे हैं। पीएम हंसकर रील बना रहे और बीजेपी वाले ताली बजा रहे। यह नेतृत्व नहीं है, नौटंकी है। सुनिए राहुल ने रैली के मंच से क्या कुछ कहा। पता नहीं आपने आज मोदी जी का वीडियो देखा नहीं देखा? देखा? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों ने देखा? रील बनाई है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को मेलोनी को मेलोडी टॉफी दिए हैं। इटली जाने से पहले, मेलोनी जी से मिलने से पहले उन्होंने 3-4 हजार करोड़ रुपए के हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी घुसे, इटली की ओर गए, जेब में टॉफी ले गए और वहां की प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने मेलोडी टॉफी खिलाई। अब देखिए ये क्या देश की जनता के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। और नरेंद्र मोदी एकदम मेलोनी जी के पास जाते हैं, उनको टॉफी खिलाते हैं और ऐसे रील बनाते हैं। जॉर्जिया मेलोनी और पीएम मोदी के बीच पर्सनल बॉन्डिंग कितनी जबरदस्त है, यह आप इस तस्वीर को देखकर भी समझ सकते हैं। कल शाम जब पीएम मोदी इटली पहुंचे और मेलोनी से उनकी मुलाकात हुई थी, तब उन्होंने पीएम मोदी के साथ एक सेल्फी पोस्ट की और उस पर लिखा, वेलकम टू रोम माय फ्रेंड।
इसके अलावा भारत के साथ विपक्षी बैठक के बाद भी मेलोनी ने लिखा, भारत और इटली के बीच संबंध अब एक निर्णायक दौर में पहुंच गया है। हाल के वर्षों में हमारे संबंधों का विस्तार अभूतपूर्व गति से हुआ है और ये एक सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी में तब्दील हो गए। इस द्विपक्षीय बैठक से पहले मेलोनी पीएम मोदी को एक इमारत की बालकनी से रोम शहर को दिखाते हुए भी नजर आए। उस वक्त दोनों के बीच क्या बात हुई, आप एक बार सुनिए। How are you? I'm fine. See you. Thank you for coming. तुमको देखना हो ही गया। Okay, so here you can see the main part of almost all is important here in Rome. Hundreds and hundreds of churches here. From here I can count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wherever you go, you say one. The big white building. पीएम मोदी लगातार 6 दिनों से 5 देशों की यात्रा पर हैं। बिना रुके बिना थके वो लगातार एक देश से दूसरे देश की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि पीएम मोदी इन 5 देशों की यात्रा पर सिर्फ सैर सपाटे के लिए गए हुए हैं। आज एक रैली में राहुल गांधी ने कहा कि दूसरों को विदेश जाने से मना करके पीएम खुद विदेश निकल गए। एक बार सुनिए। खुद के प्रधानमंत्री कहता है सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, और फिर हजारों करोड़ रुपए के जहाज में विदेश चला जाता है। आप लोग चुप रहते हो। चल रहा है। राहुल गांधी भले ही कह रहे हो कि पीएम मोदी की विदेश यात्रा पैसे की बर्बादी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 दिन में क्या क्या कर दिया है। आज 6ठा दिन है, लेकिन आप देखिए कि सिर्फ इटली की यात्रा से पीएम ने क्या हासिल किया है। कल हमने आपको बताया था कि यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन की यात्रा में पीएम मोदी ने 72 घंटे के भीतर 9 बिग डील कर डाली थी, और आज इटली के साथ उन्होंने ट्रिपल डी वाली डील कर डाली। और ये डील कितनी महत्वपूर्ण है वो आप समझेंगे तो जानेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करने के लिए गए हुए थे। आप देखिए कि आज पीएम मोदी और पीएम मेलोनी ने भारत और इटली के बीच स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की। इस घोषणा से भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 से 2029 तक चलेगा। और इसके अलावा भारत ने इटली के साथ डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया एंड इटली एंड डिलीवर फॉर वर्ल्ड्स के सिद्धांत पर काम करने पर सहमति जताई। ऐसा इसलिए है क्योंकि इटली विश्व में डिजाइन और सटीकता के लिए जाना जाता है, जबकि भारत की पहचान स्केल, टैलेंट और अफोर्डेबल इनोवेशन में है। और इसीलिए दोनों देशों की एक्सपर्टीज मिलकर DDD सिद्धांत को पूरा करते हैं। इसके अलावा भारत और इटली ने द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाने का भी लक्ष्य रखा हुआ है। सुनिए पीएम मोदी ने ज्वाइंट प्रेस मीट में क्या कहा है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज की बैठक में हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत में मौजूद 800 से अधिक इटालियन कंपनीज भारत की ग्रोथ स्टोरी में सक्रिय भागीदार बन रही है। तो प्रधानमंत्री संकट की इस घड़ी में बड़ी बड़ी डील कर रहे हैं। वो देश को इस संकट से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि जब पूरी दुनिया आज संकट से घिरी हुई है तो वहां भारत एक नया रास्ता कैसे बनाए, कैसे अपने मित्र देशों के साथ मिलकर एक नए रास्ते पर चला जाए। लेकिन राहुल गांधी को यह सब बर्बादी लगती है कि नौटंकी है राहुल गांधी के लिए, यह नेतृत्व नहीं है। फिर यह बताना चाहिए कि नेतृत्व होता क्या है भाई। क्या राहुल गांधी के पास कोई सेकंड थॉट है? अगर है तो देश के सामने रखें। डेमोक्रेसी में तो यह होता ही है, पब्लिक को सब कुछ तय करना होता है। पब्लिक को तय करने दीजिए। अगर मोदी जी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो अगली बार पब्लिक नहीं चुनेगी। अलग अलग विचारधारा की पार्टियां अपना विजन रखती हैं। आप भी रखिए, अभी बताइए कि मोदी जी ये जो काम कर रहे हैं ठीक नहीं है, ये काम कीजिए ऐसे। लेकिन नहीं,
सामने वाला जो भी करे उसे कोसना है, उसे बुरा कहना है, मतलब नेगेटिव पॉलिटिक्स करनी है सिर्फ, और खुद यह बताना नहीं है कि मौजूदा ऊर्जा संकट और ट्रेड घाटा रोकने के लिए क्या करना चाहिए। अब विपक्ष में आपको बताना नहीं चाहिए, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है देश के प्रति कोई। अरे बताएंगे तो देश की जनता को लगेगा, देखिए राहुल जी कैसे प्लान करते हैं, कैसे सोचते हैं, अगली बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। लेकिन थॉट है या नहीं है, इसके बारे में कभी बात ही नहीं होगी। कांग्रेस के लोग पहले मोदी पर पर्सनल अटैक करते रहे, गाली देते रहे, अब गद्दार और नौटंकी तक कहने पर उतारू। खैर, मैं आपको यह बता रहा हूं कि पीएम मोदी की जो इटली की यात्रा हुई है, उसका एक बड़ा मकसद आईमेक भी है। आईमेक यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। यह क्या है, इससे क्या होगा और इसमें कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं, यह सब कुछ आज आपको बताने वाला। आईमेक एक रणनीतिक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इनिशिएटिव है और इसका मकसद है भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच व्यापार को बढ़ाना। आईमेक पोर्ट रेलवे, सड़क, सी रूट को आपस में जोड़ने वाला एक नेटवर्क है। इस नेटवर्क के साथ एनर्जी पाइपलाइन भी बिछाने की योजना है। इसके अलावा इस रूट के साथ फाइबर ऑप्टिकल केबल का नेटवर्क विकसित करने का भी एक बड़ा प्लान है। आईमेक के 2 पोर्ट हैं, पूर्वी कॉरिडोर भारत से यूएई तक, उत्तरी कॉरिडोर यूएई से यूरोप तक। आईमेक में भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली और ईयू शामिल है। आप सोचिए कि कितने बड़े प्लान्स और कितने बड़ी योजना पर काम हो रहा है, क्या क्या डीलिंग चल रही है। कल जब प्रधानमंत्री नॉर्वे से इटली के लिए रवाना होने वाले थे, तभी उन्होंने आईमेक पर कहा था कि मेरी इटली की यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत इटली सहयोग को बढ़ावा देना होगा, जिसमें विशेष रूप से भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे यानी कि आईमेक पर जोर दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया भी ऐसा ही। दुनिया को आईमेक की जरूरत क्यों पड़ रही है और भारत ने इस ग्लोबल रूट का इनिशिएटिव क्यों लिया है, अब यह भी आपको बताता हूं। दरअसल भारत ने आईमेक प्रोजेक्ट को चीन के BRI के विकल्प के रूप में पेश किया है। BRI को प्राचीन सिल्क रूट का आधुनिक रूट कहा जाता है। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है। ये 2013 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसकी शुरुआत। BRI के तहत सड़क, सी रूट के जरिए एशिया, यूरोप, अफ्रीका को जोड़ना ही चीन की सबसे बड़ी कोशिश है। भारत के आईमेक ने चीन के BRI प्रोजेक्ट को कैसे झटका दिया है, यह बात तब साबित हुई जब इटली ने चीन से इस प्रोजेक्ट से बाहर निकलने की बात कही। BRI के जरिए चीन खुद को मिडिल ईस्ट से यूरोप तक जोड़ना चाहता है, जबकि आईमेक भारत से अरब और यूरोप तक व्यापार के लिए एक नया रूट है। चीन समुद्री रास्तों के जरिए अफ्रीका तक भी पहुंचना चाहता है, जबकि आईमेक में रेल, रोड और शिपिंग कॉरिडोर हो। BRI नेटवर्क के जरिए पूरी दुनिया में एक दूसरे के साथ संबंध बनाने और जोड़ने की कोशिश चीन की रही है, जबकि भारत से यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल तक सामान जाएगा आईमेक रूट के जरिए। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेश जाने और यात्रा की जो पूरी तैयारी थी और पूरी कोशिश जो है वो ये है। इसलिए घूम रहे हैं, इसलिए गए हैं। इजराइल से सी रूट के जरिए सामान यूरोप पहुंचेगा, जिसका ये पूरा रोड मैप तैयार है और इस पूरे रास्ते में मुख्य भूमिका रेल मार्ग और समुद्री जलमार्ग की हो। इटली जैसे देश भारत के आईमेक प्रोजेक्ट के लिए कितना जरूरी था और यूरोप ने क्यों इस प्रोजेक्ट को हाथों हाथ लिया, अब यह आपको समझाता हूं। हुआ यह कि यूरोप के कई देश सालों से चीन पर आर्थिक निर्भरता कम करना चाहते थे, इसलिए इटली भारत के इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गया। अब इटली का ट्रेस्टेड बंदरगाह जो है आईमेक का हिस्सा बनेगा और यह प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद इटली भूमध्य सागर को मध्य पूर्वी यूरोप और बाल्कन से जोड़ेगा। BRI के साथ इटली 2019 में जुड़ा था, लेकिन आईमेक प्रोजेक्ट लागू होने के बाद इटली BRI से अलग हो गया। कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली पहुंचे थे, तब वहां मोदी मोदी के नारे गूंजने लगे, जय श्री राम के नारे गूंजे। पहले इसे सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि आचार्य प्रमोद कृष्णन ने इस वीडियो के जरिए राहुल को कैसे जवाब दिया है। कलगीधाम के संस्थापक आचार्य प्रमोद कृष्णन ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि अब ननिहाल में भी मोदी मोदी हो गया है। अब कहां जाओगे, ये राहुल गांधी के लिए तंज कस रहे हैं। वो चुनाव में पीएम मोदी के सामने चारों खाने चित होने के बाद अब राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक किया है। राहुल गांधी आज रायबरेली में थे, जहां उन्होंने फिर वही पुराना राग अलापा कि पीएम मोदी संविधान पर हमला कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद उन्होंने पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को गद्दार कह दिया। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। तो जो संविधान पर आक्रमण करता है,
जो संविधान को नष्ट करता है उसको आप क्या कहोगे? उसको क्या कहोगे? गद्दार कहोगे। इसलिए मैंने खुल के कहा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। उन्होंने देश का धन अदानी अंबानी को बांटा, उन्होंने देश की संस्थाओं को खत्म किया, उन्होंने वोट चोरी करवाई, इलेक्शन कमीशन को दबाया, जुडिशरी पर दबाव डाला। आरएसएस के लोग सुन लो, आपने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। सुन लो अच्छी तरह, मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूं। राहुल गांधी से कोई पूछ लेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे गद्दार हैं, बता दीजिए, तो इसका उत्तर क्या देंगे राहुल गांधी? कि उन्होंने 370 हटा दिया, 35A हटा दिया, ऑपरेशन सिंदूर किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, या फिर राम मंदिर के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी कि कितनी जल्दी राम मंदिर बनकर तैयार हो जाए, वहां की सरकार ने ताकत लगा दी। क्या जवाब देंगे भाई? देश पूछेगा ना कि देश के प्रधानमंत्री को गद्दार आप कह रहे हैं, तो बताइए ना मोदी कैसे गद्दार है। पीएम मोदी को गद्दार कहने पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने राहुल गांधी को जवाब दिया। नितिन नवीन ने राहुल गांधी को भारतीय राजनीति का राहु बताते हुए कहा कि इसकी बहुत बड़ी कीमत उन्हें चुकानी होगी। सुनिए नितिन नवीन ने आज क्या कहा और किस प्रकार से आप शब्दों का प्रयोग करते हैं। जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं, क्या नक्सलवाद खत्म करना गद्दारी है? क्या इस देश की जमीन को सुरक्षित रखना गद्दारी है? क्या इस देश के तिरंगे का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाना गद्दारी है? अगर ऐसे शब्दों का आप प्रयोग करते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता कि आपके पूर्वजों ने, आपके कांग्रेस के पुराने नेताओं ने जिस प्रकार से यहाँ के सैनिकों के सर काट दिए जाते थे, आप मौन बैठते थे, लेकिन आज भारतीय सेना को सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ काम करने का जो मौका मिला है वो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिला है। सियासत में विरोध की गुंजाइश हमेशा होती है, लेकिन राहुल गांधी जब जब बोलते हैं तो लक्ष्मण रेखा लांघ देते हैं। राजनीति की भाषा अलग होती है, लेकिन राहुल गांधी पीएम मोदी को लेकर पर्सनल हो जाते हैं। तो पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने पीएम मोदी के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया हो। इससे पहले भी राहुल गांधी व्यक्तिगत हमले करते रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको एक बार याद दिला देता हूं, 2019 लोकसभा चुनाव, राहुल गांधी ने नारा दिया था कि याद है आपको, चौकीदार चोर है। बिना ठोस सबूत के आरोप लगाया कि राफेल डील में मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार कर दिया। राहुल गांधी को बाद में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ गई थी भाई। उसके बावजूद राहुल गांधी समझने को तैयार नहीं। कितनी बेइज्जती हुई सोचिए राहुल गांधी की, उसके बावजूद अभी भी राहुल गांधी रुकने को तैयार नहीं है। लेकिन उन्होंने अभी तक अपनी भाषा नहीं बदली है। हद होती है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर आप माफी मांगा है, उसके बाद भी आप ये सब बातें कर रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने कह दिया था कि मोदी चोर है। कर्नाटक के कोलार में 2019 के चुनाव की रैली के दौरान उन्होंने यह विवादास्पद बयान दिया था, आपको याद होगा। यह कहा था उन्होंने कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी है, क्यों है, यह उन्होंने कह दिया था। और इस मामले में भी राहुल गांधी पर मानहानि का केस चला था। 2023 में सूरत कोर्ट ने इस केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा भी सुना दी। राहुल गांधी पीएम मोदी को कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम कहकर पुकारते हैं, बुलाते हैं। कई बार कह चुके कॉम्प्रोमाइज पीएम, कॉम्प्रोमाइज पीएम। ये बात उन्होंने यूएस डील, अडानी और इंडो यूएस डील को लेकर कही थी। कहा था कि मोदी अब भारत के पीएम नहीं रहे, अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं। अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बाद भी राहुल गांधी ने उन्हें सरेंडर मोदी कह दिया। राहुल गांधी ने कहा था कि अमेरिकी दबाव के आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतियां अपनी बदल दी। इसके लिए राहुल गांधी ने नाम नरेंद्र काम सरेंडर जैसे तंज का इस्तेमाल किया था। इस तरह की लाइनों का इस्तेमाल करते भाई, नुकसान होता है इससे कांग्रेस को। कब समझेंगे राहुल गांधी ये सब बात? मतलब कभी भी सार्थक आलोचना राहुल गांधी नहीं करते। इसके पीछे कोई ठोस सबूत हो अगर जो आप कह रहे हैं तो भाई दिखाइए, कोई ठोस आधार हो तो बताइए। लगता है जैसे मोदी के आगे नहीं निकल पाने की वजह से ये खुन्नस होती है, और वो कैसे शब्दों में किस तरीके से निकल जाए ये राहुल गांधी को भी नहीं पता होता शायद, क्योंकि पर्सनल खुन्नस में ही आदमी आपा बार बार खोता है, जो राहुल गांधी खोते रहते। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी ने 140 करोड़ देशवासियों को गद्दार कहा है। राहुल गांधी की भाषा माओवादी, मुस्लिम लीग और अर्बन नक्सल जैसी है। सुनिए कि बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने क्या कहा। राहुल गांधी ने 140 करोड़ देशवासियों को गद्दार कहा है।
140 करोड़ देशवासियों द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गद्दार कहकर राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि राहुल गांधी की वही भाषा है जो पाकिस्तान की भाषा है। राहुल गांधी की पार्टी को पाकिस्तान बैक करता है। राहुल गांधी का रिमोट कंट्रोल एंटी इंडिया एलिमेंट्स के अंदर है। इसीलिए आतंकवादी हाफिज सईद हो जो कांग्रेस पार्टी को अपना मसीहा पार्टी कहता हो, या हर आतंकवादी या पाकिस्तान के अंदर बैठा हर सरगमा हो जो कांग्रेस पार्टी की सरकार हिंदुस्तान के अंदर चाहता हो, हर देश विरोधियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चट्टान के रूप में है। इसीलिए हर देश विरोधी या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहता है या उनके खिलाफ इस तरीके की अभद्र टिप्पणी करता है। आपको पता है कि राहुल गांधी जो भाषा इस्तेमाल करते हैं उसका असर क्या होता है? मैं बता देता हूं, याद दिला देता हूं आपको। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस करीब 99 चुनाव हार चुकी है। एक चुनाव और अगर राहुल गांधी के नेतृत्व में हो जाए तो शतक लगा देंगे भाई साहब। कांग्रेस की जीत का स्ट्राइक रेट लगातार गिरता जा रहा है। इस दौरान कांग्रेस के अंदर भी कई बार उनके खिलाफ विरोध के सुर उठे हैं, लेकिन राहुल गांधी को कोई फर्क पड़ता नहीं है इससे। उनका तो सिर्फ एक ही एजेंडा है, सरकार को कोसना और पीएम मोदी को नीचा दिखाना। आप देखिए कि यह सिलसिला कब से चला आ रहा है। 2014-15 में राहुल गांधी ने मोदी को सूट बूट वाली सरकार कह दिया था। तब पीएम मोदी के ओबामा के साथ सूट वाली एक तस्वीर का जिक्र किया था उन्होंने। उस वक्त बड़े कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाने का आरोप राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाया। 2022-23 में कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पीएम मोदी पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया था, जिसकी अगुवाई राहुल गांधी कर रहे थे। सरकार को महंगाई, बेरोजगारी, किसान विरोधी बताते हुए पीएम मोदी को डरपोक और विभाजनकारी बता दिया था। लोकसभा चुनाव के दौरान रैलियों में बीजेपी को लोकतंत्र वर्सेस लूट तंत्र कहा था। इसके साथ बीजेपी पर फर्जी राष्ट्रवाद और संस्थाओं पर कब्जे का आरोप भी लगा दिया था। अब जब पीएम मोदी ने पेट्रोल सोना बचाने की अपील की है पिछले कुछ दिनों में, तो इसे सरकार की नाकामी राहुल गांधी कह दे रहे हैं। अरे दुनिया भर में संकट है, दुनिया भर परेशान है, लोग सोच रहे हैं कि क्या करें। इधर प्रधानमंत्री अगर प्लान कर रहे हैं कि भाई कुछ ऐसा करें जिससे संकट से बचा जा सकता है, तो आपको सपोर्ट करना चाहिए या फिर कोई रास्ता दिखाना चाहिए कि बाहर से बैठकर कुछ ही बोलते चले जाएंगे। राहुल गांधी के गद्दार वाले बयान के बाद मोदी विरोधी सभी पार्टियां एक लाइन पर चल पड़ी। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है, एक बार सुनिए। 2014 के बाद हर इंसान को बीजेपी गद्दार और ट्रेटर बुलाती है। तब तो आप लोग शोर नहीं मचाते हैं, तब तो बल्कि यहाँ गालियां दी जाती है, मुसलमानों को थ्रेट किया जाता है, उनके घर बुलडोज किए जाते हैं, उसको तो कोई शोर नहीं उठाता है। अब राहुल गांधी ने कोई बात कह दी तो इतना ज्यादा हंगामा क्यों? ये तो जबान बनी है बीजेपी की, हर मुसलमान को, हर सेक्युलर इंसान को गद्दार कहना, ट्रेटर कहना, पाकिस्तान जाओ, अब तो कहते हैं ईरान चले जाओ। राहुल गांधी पर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। वहीं बीजेपी भी लगातार राहुल गांधी पर आरोप लगाती रही कि उनका रिमोट कंट्रोल देश विरोधी तत्वों के हाथों में है और वो देश विरोधी बातें ही करते हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाए थे कि वो देश में जाकर देश की छवि खराब करते हैं, विदेश में जाकर देश की छवि खराब करते हैं, भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं, चुनाव आयोग और देश की आंतरिक मामलों पर विवादास्पद टिप्पणियां करते हैं। बीजेपी का यह भी आरोप है कि उनके बयान टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे तत्वों का बढ़ावा और उनको प्रोत्साहित करने वाला होता है। उन पर यह भी आरोप लगाया गया था बीजेपी की तरफ से कि वो सेना के मनोबल को कमजोर करने वाली बातें और बयानबाजियां करते हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा, राहुल गांधी ने यह कहकर भी विवाद खड़ा किया था कि उनकी लड़ाई बीजेपी से नहीं है बल्कि इंडियन स्टेट के खिलाफ, और इस पर भी बीजेपी ने राहुल गांधी को घेर लिया था। इस बयान को लेकर कई अदालतों में उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग वाली याचिकाएं दायर की गई थी, आपको याद होगा। अब पाठशाला का नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें आपको बताऊंगा बंगाल में शुभेंदु ने प्रॉपर्टी लिस्ट निकाली तो देश की आंखें फटी की फटी रह गई। ममता भाईपो मतलब ममता दीदी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के पास ऐसा क्या है जो इस लिस्ट में है? क्या अभिषेक बनर्जी का अवैध विलास सच में गिरने वाला है? शुभेंदु अधिकारी उसे गिरा देंगे? 7 दिन में जवाब नहीं तो विला बनेगा खंडर? यह सवाल बड़ा है। ममता के सबसे खास अधिकारी की सिल्वर लंका सच में सिंडिकेट ऐसे चलता था कि अरबों में कमाता था, यह बताने वाला हूं आज आपको। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार जिस तरीके से फैसले ले रही है उसने विरोधियों में खलबली मचा दी। अब तक शुभेंदु के डिसीजन और उनके एक्शन से अपराधी कांप रहे थे, मगर अब टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं तक यह खौफ पहुंच गया। इस बार नई सरकार के टारगेट पर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का साम्राज्य है, मगर अभिषेक बनर्जी अलग ही जोन में कह रहे हैं कि मैं झुकूंगा नहीं। खुद को वो पुष्पा बता रहे हैं।
खुद को पुष्पा बताने वाले उनके जहांगीर खान चुनाव से नाम अपना वापस ले चुके हैं, मगर अब अभिषेक कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं झुकने वाला नहीं हूं। दरअसल अभिषेक बनर्जी की संपत्तियों पर लगातार 2 दिनों से नोटिस चस्पा किया जा रहा है। आज भी कोलकाता नगर निगम के अधिकारी उनकी कई प्रॉपर्टीज पर पहुंचे और नोटिस चिपका दिया। क्या है नोटिस चिपकाने की वजह, वो आपको आज बताने वाला। मगर नोटिस में जिस तरह की बातें लिखी गई है उससे कहा जा रहा है कि अगर अभिषेक बनर्जी की तरफ से सही जवाब नहीं मिला तो बुलडोजर एक्शन हो सकता है। अब यह बुलडोजर कितनी जगह चल सकता है, क्यों चल सकता है, इसकी डिटेल रिपोर्ट आपको आज बताऊंगा। बंगाल के इस सियासी एपिसोड पर ममता बनर्जी भी टेंशन में है। जिस तरह शुभेंदु सरकार बुलडोजर एक्शन पर एक्शन ले रही है, उससे ममता संवैधानिक विचारों और मूल्यों से छेड़छाड़ का आरोप लगा रही है। ये वही ममता बनर्जी हैं जो सीएम पद से इस्तीफा ना देकर संविधान के खिलाफ जा रही है। गजब ही हाल कर रखा है। अब जब जरूरत पड़े देश को दिखाने की कि संविधान के साथ कितने खड़े हैं, तब आप कहिए कि संविधान हम माने ना माने, हम अपने मन के मालिक हैं, हम जो चाहेंगे वही करेंगे। अब संविधान की दुहाई देने लग गए। ममता बनर्जी का एक खास पुलिस अधिकारी है जिस पर आरोप है कि वो वर्दी की आड़ में अपराधियों के साथ सांठगांठ किया करता था और जमीन हड़पने का गंदा खेल ममता सरकार में किया करता था। उस अधिकारी की करोड़ों की प्रॉपर्टी से लेकर उसके कथित नेक्सस पर वो हैरान करने वाला चैप्टर पाठशाला में आगे है, जो शुभेंदु अधिकारी को सख्त फैसले के लिए मजबूर कर रहा है। सब बारी बारी से आज आपको बताने और समझाने वाला हूं। ध्यान से देखते रहिए कि बंगाल में क्या क्या हो रहा था। फिलहाल बंगाल के लेटेस्ट घमासान पर एक ट्रेलर आप देखिए। जैसे शांतनु सिन्हा विश्वास अंदर में है, सुजीत बोस अंदर में है, आने वाला दिन में सब भ्रष्टाचारी को जेल के अंदर डालने का काम। एबी का एजेंट भी झुक गया, आगे एबी भी झुकेगा, चिंता मत करिए। अभिषेक बनर्जी चोर है, सबको पता है। जिस परिवार के पास सीमेंट बालू का दुकान था वो आज हजारों करोड़ का मालिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, मगर शुभेंदु सरकार पश्चिम बंगाल में जब से आई है तब से अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के लिए बुरे दिन स्टार्ट हो गए। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की जो रियलिटी अब सामने आ रही है वो हैरान करने वाली है। कैसे उनके लोग ही उन्हें एक्सपोज कर रहे हैं ये आपको आगे बताने वाला हूं। मगर पहले यह समझ लीजिए कि किस तरह अभिषेक बनर्जी के घर पर बुलडोजर के संभावित एक्शन की चर्चा होने लग गई है पश्चिम बंगाल में। ये जो नोटिस आप देख रहे हैं ये अभिषेक बनर्जी के घर पर चिपकाया गया नोटिस है। कोलकाता नगर निगम के शांति निकेतन आवास पहुंचे और कोलकाता नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे और नोटिस उन्होंने चस्पा कर दिया। यह घर अभिषेक बनर्जी की कंपनी लिप्स एंड बाउंड्स के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये वही अभिषेक बनर्जी हैं जो चुनाव से पहले धमकियां दे रहे थे, याद है आपको? बंगाल में बीजेपी नेताओं को चैलेंज कर रहे थे, मगर अब उनके घर का नंबर आ गया है और वो पिछले कई घंटों से जवाब तक नहीं दे पा रहे। इस नोटिस में क्या क्या लिखा है ये बताऊंगा, मगर पहले अभिषेक बनर्जी के घर की तस्वीर देखिए। कोलकाता के हरीश मुखर्जी रोड पर मौजूद इस घर को बेहद भव्य तरीके से बनवाया गया था। आप देखेंगे तो आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी कि क्या घर बनाया है। वो शीश महल वाला जो आपका दिल्ली में देखा था ना, शीश महल, वो भी फीका पड़ जाएगा इस घर के सामने। कभी करीब से मौका मिले तो जाके देख लीजिएगा अगर बुलडोजर नहीं चला। ममता बनर्जी की जब सरकार थी तो यहां पर परिंदा तक पर नहीं मार सकता था। इस आवास के बाहर खड़े होने से भी रोक टोक दिया जाता था। आज यहां नोटिस पर नोटिस चस्पा किया जा रहा है। सब वक्त वक्त का खेल है भाई। जब वक्त था तो आपने ये महल खड़ा कर दिया, लेकिन अब वक्त बदला है तो पता लगा कि अगर ये अवैध है तो इस पर बुलडोजर चलेगा। साहिर लुधियानवी की मशहूर पंक्तियां हैं, वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर। एक समय था जब कोलकाता में अभिषेक बनर्जी का रौला था, तूती बोलती थी। आज समय ऐसा है कि नोटिस पर नोटिस चस्पा हो रहा है। आगे डुगडुगी बजाने के लिए अधिकारी पहुंच रहे हैं घर के आगे। नोटिस का जवाब दिए बिना कहां गायब है अभिषेक बनर्जी, ये कोई नहीं बता रहा है। भाई नोटिस का जवाब दीजिए, कल तक हनक दिखा रहे थे। आज अगर सरकारी तंत्र आपको कह रहा है कि ये सब गड़बड़ है, ये सब भ्रष्टाचार के सबूत हैं, तो जवाब दे दीजिए। अभिषेक बनर्जी के कालीघाट रोड स्थित आवास पर भी ऐसा ही नोटिस कोलकाता नगर निगम की तरफ से चिपका दिया। वहां भी जल्द एक्शन की बात कही गई है।
नोटिस में लिखा है कि इमारतों के कुछ हिस्से स्वीकृत योजना से बाहर बनाए गए हैं, जो कोलकाता नगर निगम अधिनियम 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन। 7 दिनों के भीतर अनधिकृत हिस्सों को ध्वस्त कर दें या कार्रवाई न करने का कारण बताएं। ऐसा न करने पर निगम विध्वंस की कार्रवाई करेगा और लागत मालिक से वसूला जाए। सुनिए। अब कोई अगर इलीगल घर बना के रखेगा तो वो तो आज अभिषेक बैनर्जी हो, ममता बनर्जी हो, जावेद खान के बेटे हो, राजू नौशकर हो या पप्पू सोना हो, नियम सबके लिए सेम है। अगर आपके पास पेपर है, ले आइए पेपर, हम लोग देखेंगे आपका बिल्डिंग लीगल है कि नहीं। लीप्स एंड बाउंड्स का घर है, आपका पिताजी का घर है अभिषेक बैनर्जी, आपको जवाब देना पड़ेगा। आज भी कोलकाता नगर निगम के कुछ अधिकारी अभिषेक बनर्जी के आवास पर पहुंचे और नया नोटिस चिपका दिया। केएमसी यानी कि कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों का यह कहना है कि उन्होंने बुधवार को अभिषेक से जुड़ी 11 संपत्तियों पर यह नोटिस चस्पा किया, मगर जैसे ही नगर निगम के अधिकारी वहां से गए तो नोटिस गायब कर दिया, फाड़ दिया गया, हटा दिया गया। क्या किया भाई? देखिए, संवाददाता पुलकित नागर हमारे वहां पहुंचे और उन्होंने दिखाया कि कैसे नोटिस चस्पा होने के बाद उसको वहां से हटाया गया। क्या किया? ऐसा करता है कि कोई? देखिए, अभिषेक बनर्जी के घर के सामने नोटिस लगाया गया है। ये अभी का नोटिस है सर। ये दोबारा से टाइम दिया गया है कि उसको पूछिए उसको। ये देखिए जी, अगर आप ये देखेंगे तो इसमें दोबारा से इस घर का जिक्र किया गया है और हाउस नंबर ये लिखा हुआ है और इसमें ये कहा गया है कि इसकी जो परमिशन है उसी लेकर ये नोटिस है और विद इन 7 डेज़ के अंदर अनऑथराइज जो चीज़ें हैं उन पर एक्शन लेने के लिए कहा गया। ये आप देख सकते हैं, कोलकाता नगर निगम के लोग यहाँ पहुँचे हैं अभिषेक बनर्जी के घर के सामने। और आपने पहले भी एक नोटिस लगाया था, उसके बाद दोबारा ये नोटिस लगाया गया है। आगे लगाया नहीं, आज लगाया आपने नोटिस। सबसे बड़ी बात ये देखेंगे, अभी थोड़ी देर पहले वो नोटिस यहाँ पे लगा था, लेकिन अब वो नोटिस यहाँ से हटा दिया गया। देखिए, ये गोंद भी अगर आप देखेंगे तो अभी सूखी नहीं है, ये देखिए गीली गोंद है और यहाँ से वो नोटिस को हटा दिया गया। इसी गेट पर ये नोटिस अभी लगाया गया था और जैसे ही निगम के लोग यहाँ से गए हैं उस नोटिस को यहाँ से हटा भी दिया है। हालांकि निगम के लोगों ने इस नोटिस को लेकर रिसीविंग ले लिया। सर, आप कोलकाता नगर निगम से? हाँ। तो कितनी प्रॉपर्टियों पे आप लोग लगा चुके हैं? सही, हम लोग को 11 प्रॉपर्टी को देने के लिए बोला। कितनी प्रॉपर्टी? 11 प्रॉपर्टी। अभी आज के लिए 11। आज के लिए 11 हैं। तो ये सभी अभिषेक बनर्जी से जुड़ी हुई हैं? लिप्स एंड बाउंड्स जी, उसका कंपनी है लिप्स एंड बाउंड। अच्छा, उनकी कंपनी से जुड़ी हुई है। हाँ, टोटल 11 प्रॉपर्टी। तो ये इसी इलाके में है टोटल 11 प्रॉपर्टी या कहाँ? टोटल इसी इलाके में 11 प्रॉपर्टी है? ना, इलाका नहीं है, कालीघाट में है, कालीघाट का। देखिए, एक कहावत है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, मगर लगता है कि अभिषेक बनर्जी इसे समझ नहीं पा रहे हैं, नोटिस ही हटवा दे रहे हैं। मतलब सोचिए कि नगर निगम नोटिस लगा के जा रहा है, भाई इसका जवाब दीजिए, या फिर ये जो अवैध हम बता रहे हैं जिस चीज को उसको हटा दीजिए, नहीं तो फिर हम हटाने के लिए आएंगे। ये तो वही बात हुई कि खतरे को देखकर भी हम आंख बंद करके चद्दर ओढ़कर सो जाएं। आंख बंद कर लेने से जैसे खतरा नहीं टलता भाई, उसी तरह फाड़ देने से नोटिस को उसकी वैल्यू नहीं खत्म हो जाएगी। एक बार आप उसको फाड़ देंगे कागज को, दूसरा कागज लगा के वो फिर जाएंगे, और नहीं तो फिर आपके घर के सामने बोर्ड लगा देंगे। और अगर आपने कुछ गलत नहीं भी किया है अभिषेक बनर्जी जी, तो आपको नोटिस से डरने की जगह उसका जवाब देना चाहिए। अगर बुआ की सरकार में मकान लीगल बनाया है तो फिर लिखित में जवाब दीजिए ना कोलकाता नगर निगम को, उनके अधिकारियों को। ऊपर से अपनी पार्टी की मीटिंग में डायलॉगबाजी अभिषेक बनर्जी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं अभिषेक बनर्जी, यह भी आज आपको बताने वाला हूं। हमारे राज्य में कई मुख्यमंत्री रहे, यह अभिषेक बनर्जी का बयान है जो अपनी मीटिंग में वो कह रहे हैं, लेकिन अभी वाले जैसा कोई नहीं। जो कैमरे पर पैसे लेते दिखे उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया है। उन्हें जो करना है करने दो, मेरा घर गिरा दो, नोटिस भेज दो, मैं इन चीजों से नहीं झुकूं, चाहे कुछ भी हो जाए। बीजेपी के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहे। तो यह हाल है टीएमसी का। सरकार चली गई मगर अकड़ नहीं गई अभिषेक बनर्जी। पुष्पा वाला डायलॉग मारने वाले जहांगीर खान को बैकफुट पर आने में देरी नहीं लगी, मगर दीदी के भतीजे तो अलग धुन। और आप यह समझिए कि टीएमसी की सरकार में सिस्टम कितना करप्ट हो गया था। इसका उदाहरण शांतनु सिन्हा बिस्वास भी हैं। ममता बनर्जी के बेहद खास माने जाते हैं। सरकार बदलने से पहले तक कोलकाता में डीसीपी थे, मगर अब उनकी भी हिस्ट्री खुलकर सामने आ गई। ईडी ने शांतनु को गिरफ्तार करने के बाद जो खुलासे किए हैं वो हिला देने वाले हैं, क्योंकि बॉस वर्दी पहनकर इतना बड़ा अधिकारी जिस तरह के कामों में संलिप्त था और जो आरोप लग रहे हैं वो कोई सोच भी नहीं सकता है। एक वीडियो देखिए।
इसे बंगाल का मुर्शिदाबाद का वीडियो बताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने इसे सोशल मीडिया पर जारी किया। एक सफेद चमकदार घर आपको दिखाई देगा, ऐसा लग रहा है जैसे संगमरमरी हो। आप सोच सकते हैं कि क्या किसी डीसीपी का घर ऐसा हो सकता है? अच्छे पैसे वालों के पास इतना आलीशान बंगला, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, उनके पास भी इतनी आसानी से इतना बड़ा बंगला नहीं बनता है। मगर शांतनु सिन्हा बिस्वास के जलवे थे। जलवे भी ऐसे वैसे नहीं थे, करोड़ों की ठाट बाट वाले जलवे थे, जिसमें एक से बढ़कर एक लग्जरी घर। कोलकाता में उनका पुराना घर भी है और अभी कुछ महीने पहले नया फ्लैट भी उन्होंने खरीदा। करोड़ों की कीमत में कोलकाता के फन रोड पर 1 साल पहले ही नए वाले घर को करोड़ों में खरीद लिया। एक डीसीपी के 3 घरों के वीडियो तो सामने आ चुके हैं। पता नहीं ये संख्या और कितनी बढ़ने वाली है, क्योंकि कितनी संपत्ति इन्होंने जमा कर रखी कोई जानता है। देखिए एक रिपोर्ट। शांतनु सिन्हा विश्वास का मैं आपको पुराना घर दिखा रहा हूँ। ये आप देखेंगे तो सामने अभी इस पे ताला लगा हुआ है। ये पुराना उनका घर हुआ करता था जहाँ वो पहले रहते थे, लेकिन फिर इस घर से, ये ऊपर तक इन्हीं का घर आपको ये नज़र आएगा, लेकिन फिर इस घर से निकलकर उन्होंने करोड़ों के एक दूसरे घर में रहने लगे। करीब 1 साल पहले ही उन्होंने ये घर छोड़ दिया था। अब इन तमाम प्रॉपर्टियों का हिसाब निकाला जा रहा है। ये आप घर की तस्वीर देख रहे हैं, उनके दूसरे घर की तस्वीर, जो उनका पहले निवास स्थान हुआ करता था। शांतनु सिन्हा विश्वास की एक प्रॉपर्टी की तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। कोलकाता के अंदर फ्रंट रोड पर ये बड़ा सा जो घर है जो आप देख रहे हैं, इसका फर्स्ट फ्लोर पूरा का पूरा शांतनु सिन्हा विश्वास का है और ममता बनर्जी के बहुत करीबी अधिकारी ये रहे। पहले कालीघाट के इंचार्ज थे, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे तरक्की वहाँ तक पहुँची जहाँ कोलकाता के डिप्टी कमिश्नर तक का पद इनके पास रहा है। और उसी दौरान अब ये आरोप लगे कि इन्होंने बहुत सारी ज़मीनों पर कब्जा किया, एक पूरा सिंडिकेट चलाया, पैसों की वसूली, ज़मीनों पर कब्जा और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोप अब इन पर लग रहे हैं। बिल्कुल महल, आप ये तस्वीर देखिए, वाइट कलर का पूरा ये महल है जिसमें हर सुविधाओं का ध्यान रखकर इसे बनाया गया है। ये तस्वीर सामने आने के बाद इस अधिकारी की पोल पट्टी धीरे धीरे खुल रही है कि किस तरीके से बहुत बड़ी तादाद में प्रॉपर्टी ममता सरकार के दौरान इस व्यक्ति ने जुटाई और बहुत ताकतवर अधिकारी के तौर। शांतनु सिन्हा विश्वास ईडी के शिकंजे में आई वो मछली है जो वर्दी को दागदार करती है। 12 और पुलिस वाले रडार पर हैं और पता नहीं कि इस तरह ये जो पुलिसिया सिस्टम को मैनेज करते होंगे, जब खुद के लिए इस तरह के महल बना रहे हैं, तो आप सोचिए कि क्या क्या कर रहे होंगे। आपको यह बताता हूं कि शांतनु पर जांच में अभी तक क्या क्या बड़े खुलासे हुए। कोलकाता में जमीन हड़पने, जबरन वसूली और धोखाधड़ी के आरोप, बेहद कम कीमत पर प्राइम लोकेशन वाली जमीन कब्जा करने का आरोप है। शांतनु सिन्हा के तार विश्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू से जुड़े हुए बताए जाते हैं। शांतनु ने पद का इस्तेमाल कर सोना पप्पू के अवैध कारोबार को संरक्षण दिया। बदले में शांतनु सिन्हा विश्वास को करोड़ों की काली कमाई दी गई और ईडी ने छापेमारी करते हुए कारोबारी जॉय कामदार को भी पकड़ लिया है। छापेमारी के दौरान नकदी और बेहिसाब संपत्ति के दस्तावेज बरामद किए गए। जॉय कामदार की गिरफ्तारी के बाद शांतनु के खिलाफ सबूत मिले हैं। दावा है कि जॉय कामदार के जरिए पैसों को इधर से उधर किया जाता था। पाठशाला में अब भारत के उस छोटू हथियार का चैप्टर जिसने आज बड़े बड़े देशों को हैरान कर दिया। भारत की नई ड्रोन टेक्नोलॉजी, ऊपर से ऊपर कैसे होगा काम तमाम, पाठशाला में यह स्पेशल चैप्टर आज आप देखने वाले। कितने फाइटर गिरे ये पूछने की नौबत खत्म। 12 किलो के हथियार से घर में रहकर अब दुश्मन मार गिराया जाएगा। आज भारत ने स्वदेशी तकनीक से ऐसा ड्रोन हथियार बनाया है जो जमीन से लेकर आसमान में मौजूद है, दुश्मन को ढूंढकर तबाह कर देगा। आज डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने आंध्र प्रदेश के कर्नूल में इस नए ड्रोन और मिसाइल का सफल टेस्ट किया, परीक्षण किया। इसमें इस ड्रोन से स्वदेशी प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 को पहले हवा में लेकर देखा गया और फिर टारगेट सेट करके उसे लॉन्च कर दिया गया। इसके सटीक निशाने को देखकर आज पूरी दुनिया में भारत की स्वदेशी हथियार की चर्चा हो रही है, टंका बज रहा है। क्या बनाया भारत? आज की तारीख में युद्ध के मैदान में वही बाजी मार सकता है जिसके पास ड्रोन की ताकत है। इसका सबसे लेटेस्ट उदाहरण ईरान युद्ध है, जिसमें ईरान के छोटे छोटे ड्रोन्स ने अमेरिका और इजराइल जैसे देशों को, जो सुपर पावर कहे जाते हैं, उनको कैसे परेशान करके रखा। ईरान के शाहिद नाम के कामिकेज ड्रोन्स के सामने अमेरिका का महंगे से महंगा एयर डिफेंस सिस्टम पिछड़ गया और यही वजह है कि भारत पिछले कई सालों से स्वदेशी ड्रोन और मिसाइल सिस्टम पर काम कर रहा है, जिसमें आज ऐतिहासिक दिन है। आगे बढ़ने से पहले आपको भारत के नए ड्रोन हथियार के बारे में बता देता हूं। इसे नए हथियार, ये जो नया हथियार है, इस नए हथियार का नाम है ULPGM-V3 यानी कि अनमेन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च
प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल V3। इसके दो हिस्से हैं, पहला यूएवी यानी कि ड्रोन और दूसरा मिसाइल। इसका वजन लगभग 12.5 किलोग्राम है। इसकी रेंज 4 किलोमीटर से 10 किलोमीटर के बीच की है। सबसे खास बात यह है कि यह फायर एंड फॉरगेट यानी कि दागो और भूल जाओ तकनीक पर काम करता है। इसके अलावा दुश्मन के रडार और जैमिंग सिस्टम को चकमा देकर टारगेट पर अटैक कर सकता है। इस मिसाइल से दुश्मन के टैंक, बख्तरबंद वाहन, ड्रोन और हेलीकॉप्टर सहित दूसरे हवाई टारगेट्स पर सटीक निशाना बनाकर नष्ट उसे किया जा सकता है। इस घातक हथियार को डीआरडीओ लैब्स और इंडस्ट्री पार्टनर्स ने एक साथ मिलकर यानी कि साझेदारी में बनाया। भारत ने अपनी ड्रोन शक्ति लगातार बढ़ाने पर तैयारी और काम किया है। इसके पीछे दो मकसद हैं, पहला दुश्मन पर सटीक हमला और दूसरा डिफेंस सेक्टर में एक्सपोर्ट को बढ़ावा। इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर भारत ने कुछ समय पहले नागास्त्र ड्रोन तैयार किया। यह देश का पहला इंडिजीनियस सुसाइड ड्रोन है, यानी कि यह देश का पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन है। आमतौर पर ड्रोन से मिसाइल जैसे हथियार लॉन्च किए जाते हैं, यानी कि वो ड्रोन फाइटर प्लेन की तरह काम करते हैं, लेकिन इसमें पायलट होते नहीं। लेकिन यह नागास्त्र ड्रोन उड़ान भरने के बाद टारगेट पर अटैक करके खत्म कर देता है उसे। और इस तकनीक के बारे में आगे आज आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले इसकी खूबियां समझ लीजिए। नागास्त्र के दोनों वेरिएंट है जो 30 से 60 मिनट तक उड़ान भर सकते हैं। इसकी ऑपरेशनल रेंज 15 किलोमीटर से 40 किलोमीटर के बीच है। यह अपने साथ 2 किलो से 10 किलो तक वॉरहेड यानी कि गोला बारूद लेकर उड़ान भर सकता है। इस ड्रोन को साइलेंट मोड पर 1200 मीटर की ऊंचाई पर ऑपरेट किया जा सकता है, जिससे यह दुश्मन की पकड़ में बड़ी मुश्किल से आएगी। दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा, यानी जब तक दुश्मन को इसका अंदाजा लगेगा कि कोई ड्रोन है, तब तक यह अपना काम करके निकल जाए। यह ड्रोन उड़ान भरने के बाद दुश्मन के टैंक, बंकर, बख्तरबंद वाहनों, हथियार डिपो या फिर सैनिकों पर सटीक हमला कर सकता है। भाई, इसका वजन 6 से 10 किलो है और यह एक मैन पोर्टेबल ड्रोन है, जो कि इसे 2 सैनिक आराम से ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि 2 सिर्फ जवान मिलकर इसे ऑपरेट कर सकते हैं। इस ड्रोन को ट्राइपॉड या फिर हाथों से भी उड़ाया जा सकता है।